Hi everyone. So welcome back to the utilization of energy and traction. So in this particular subject, we are basically discussing presently unit number 1, and in this particular unit, we'll be discussing today resistance heating. Okay. And in the previous lecture, we have already studied about the introduction of heating. We got to know what are the advantages of electric heating over the conventional sources. We understood different types of heat transfer mechanisms like conduction, convection, radiation. We took formulas for each particular heat transfer mechanism, and we took some special types of materials in heat, which with reference to the heating element. Those special materials are basically the commercial used materials made up of nickel chromium ferrous alloys, Eureka, and Kanthal. Okay, so you can go through that particular lecture one, and thereby you can get an idea how classifications are done, what are the materials, what are the advantages. And over here, out of the classification, I told you the first categorization, that comes under the power frequency categorization, and in this particularly we will be discussing about resistance heating. Okay, and resistance heating would be certainly classified under three categories: direct resistance heating, indirect resistance heating, infrared radiant heating. Okay, infrared radiant heating. So these three categories today we'll be discussing. So start. So what actually the resistance heating is all about? ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हो, जूल्स हीटिंग क्या होती है बेसिकली। जल्दी से मैं इसको ब्रीफ करता हूँ आपको जूल्स हीटिंग के बारे में। तो देखिए, जो जूल्स हीटिंग का लॉ है, अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ, ठीक है। सपोज करिए मुझे किसी सब्सटेंस को हीट करना है, ठीक है, और इस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस क्या है, आर, ठीक है। और इस सब्सटेंस को मैंने क्या किया, वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस लगा दिया। और जब वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को लगाते हैं, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस है, ठीक। और ये जो वोल्टेज सप्लाई है कैसी है, लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज हाई करंट सप्लाई है, लो वोल्टेज हाई करंट सप्लाई है, जो कि आमतौर पे इलेक्ट्रिक हीटिंग में यूज करते हैं, लो वोल्टेज हाई करंट सप्लाई। तो इससे क्या होगा, अगर ये एसी सप्लाई है तो यहाँ पे सपोज करिए करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट जो बेसिकली होता है ये डिनोट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी वहां पे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स को या फिर उसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें इस तरीके का डिस्टरबेंस डेवलप करेगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, डिस्टेंस होगा उनके बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा, कोलिजन होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में डिस्टरबेंस डेवलप होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन के कारण क्या प्रोड्यूस होगी, हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और उस हीट को बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो उसको किससे डिनोट करते हैं, आई स्क्वायर आर टी। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेसिकली बताता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the directly proportional to the time duration for which current is flowing in the circuit, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओवरऑल हीट प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी कितना होगा, आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई 4180, ठीक। या फिर कुछ बुक्स में लिखा रहता है आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी 4200, 4200, ठीक। ये जो वैल्यू हीट प्रोड्यूस की हो रही है किलो कैलोरी में हो रही है। अब ये 4180 का फैक्टर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो 4180 आ रहा है ये क्या है, 1 किलो कैलोरी में 4180 जूल्स होते हैं, ठीक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रिक हीटिंग में, ठीक। और रेजिस्टेंस हीटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम लोग इसको रेजिस्टेंस हीटिंग के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं स्लाइड में। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और दूसरा पॉइंट भी बेसिकली यही बताता है कि इफ द लोड इज अ रजिस्टर एनर्जी मैनिफेस्ट जो हो रही होती है वो हीट के फॉर्म में होती है। और तीसरा पॉइंट हमारा बेसिकली ये बताता है कि जो हमारा हीट होता है बेसिकली, अगर उसको हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को कंसिडर करें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को कंसीडर करें तो वो बेसिकली पावर को डिनोट करता है, और ये एंटायरली ओम्स लॉ को फॉलो करता है। रेजिस्टेंस हीटिंग का बेसिक कंसेप्ट ये, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है, ध्यान रखिएगा।
कि यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास, मैंने बताया था हीट ट्रांसफर कितने तरीके से होती है। हीट ट्रांसफर जो होगी हमारी वो 3 तरीके से हो सकती है। या तो वो किससे होगी, कंडक्शन फिनोमिनन से होगी, ठीक, या किससे होगी, कन्वेक्शन फिनोमिनन से होगी, और या वो क्या होगी, रेडिएशन फिनोमिनन से होगी। तो रेडिएशन फिनोमिनन में बेसिकली क्या होता है, सोर्स और जो भी सब्सटेंस है वो मीडियम के बीच, यहाँ इनके बीच में क्या रहता है, मीडियम रहता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो रेडिएशन फिनोमिनन कह सकते हैं ये इनडायरेक्ट हीटिंग का कॉन्सेप्ट है। बट कंडक्शन कन्वेक्शन में हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का जो मैकेनिज्म है उसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन हो रहा है। कंडक्शन मैंने बताया था कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। बट जो कन्वेक्शन फिनोमिनन होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सब्सटेंस के, उनमें मूवमेंट होता है, ठीक। तो हीट ट्रांसफर इन तीनों मैकेनिज्म से हो सकती है। और बट डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग अगर देखा जाए तो कंडक्शन और कन्वेक्शन फिनोमिनन से होती है, क्योंकि सोर्स सब्सटेंस से टच पे रहता है, ठीक। तो बेसिक फोकस यहाँ पे यही है कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम एसी सप्लाई वोल्टेज देंगे या डीसी सप्लाई वोल्टेज देंगे, तो सीधा सा क्या होगा, जो भी सप्लाई वोल्टेज देंगे उसके कारण करंट प्रोड्यूस होगी, और उस करंट जो प्रोड्यूस होगी उसके कारण हमारे पास आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, और यही आई स्क्वायर आर लॉसेज बेसिकली हीट को डिनोट करते हैं, ठीक। दूसरे पॉइंट में भी बेसिकली हम लोगों ने यही चीज कंसीडर की हुई है, और इसमें ये बताया हुआ है कि जो सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं उसको बेसिकली हम लोग चार्ज से डिनोट कर सकते हैं, उसको चार्ज कह सकते हैं। और चार्ज किस फॉर्म में हो सकता है, पाउडर के फॉर्म में हो सकता है, पीसेस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है। इसका इसका बेसिक पर्पस ये है कि बेसिकली हम चार्ज को ही हीट कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जिनको क्या करते हैं, इमर्स कर देते हैं चार्ज में, और इस पर्टिकुलर चार्ज को हमको हीट करना है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ये एसी सप्लाई से हमारे, या डीसी सप्लाई से, या 3 फेज सप्लाई से, एज पर जो रिक्वायरमेंट होती है उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक। उसके बाद जब हम कुछ पीसेस जो होते हैं, ठीक है, जो कुछ पीसेस होते हैं जो मेटल्स के होते हैं जिनको हीट करना रहता है, उनको हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनको कुछ रजिस्टिव पाउडर उनके आसपास स्प्रिंकल कर दें। और रजिस्टिव पाउडर इसलिए उनके आसपास स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे क्या हो कि जो इलेक्ट्रोड्स हो उनके बीच में एज सच कोई भी डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट कंडीशन ना डेवलप हो, इसलिए रजिस्टिव पाउडर का बेसिक इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। उसके बाद करंट जब फ्लो होता है तो चार्जेस के बीच में तो हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग का हाईली एफिशिएंट है। अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको एफिशिएंसी 70% के आसपास एफिशिएंसी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सबसे इसका एक बस एक लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। बट इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म हीटिंग मिल जाएगी और हाई टेम्परेचर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज है। अगर डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉय की जाती है, तो सॉल्ट बाथ फर्नेस में एम्प्लॉय की जाती है, और इलेक्ट्रोड बॉयलर में एम्प्लॉय की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, सॉल्ट बाथ फर्नेस में की जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, मोल्टन सॉल्ट होती है हमारी, मोल्टन NaCl सॉल्ट होती है, ठीक। पूरा स्ट्रक्चर डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की तरीके से रहेगा, बस सॉल्ट के बारे में याद रखिएगा, मोल्टन NaCl रहती है। और टेम्परेचर आप यहाँ पे 1000 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करा सकते हैं। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड बॉयलर में देखा जाए तो बॉयलर का मतलब है बेसिकली, अगर देखा जाए तो आप किसको कर रहे हैं हीट, वाटर को हीट कर रहे हैं। तो वाटर को हीट कर रहे हैं, तो अगर आपने डीसी सप्लाई दी तो इलेक्ट्रोलिसिस के कारण क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगी ये हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेगी, इसी तरीके से ऑक्सीजन गैस कहाँ पहुंचेगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिनन और इस तरीके की गैसेस ना इन्वॉल्व हो, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड बॉयलर जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे एसी सप्लाई यूज करते हैं। और एसी सप्लाई को यहाँ पे आप बेसिकली 3 फेज सप्लाई यूज कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट हमको प्रोड्यूस करनी है। तो इलेक्ट्रोड बॉयलर हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं, और वाटर को क्या करते हैं, बेसिकली हीट करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे वाटर में और वाटर हीट होगा, इलेक्ट्रोड को एसी सप्लाई देंगे। बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, 3 इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे जिनको एसी सप्लाई देंगे, और वाटर को हम लोग हीट कर सकते हैं। ये देखिए, ये बेसिक डायग्राम है इसका, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रोड हैं, सप्लाई वोल्टेज हमारी प्लस माइनस, यहाँ पे एसी सप्लाई दे सकते हैं या फिर डीसी सप्लाई देते हैं। मोस्ट प्रेफर क्या है, एसी सप्लाई। एसी सप्लाई का वोल्टेज क्या होगा, 20 वोल्ट होगा, और करंट कहाँ तक पहुंच सकती है, 3000 एम्पियर तक करंट दे सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे। उसके बाद ये फर्नेस की वॉल है, और फर्नेस वॉल के साथ साथ यहाँ पे चार्ज है। चार्ज मैंने आपको बताया था, ये क्या हो सकते हैं, ये बेसिकली पीसेस हो सकते हैं, ठीक। ये पीसेस हो सकते हैं, या तो ये लिक्विड हो सकता है, ठीक।
तो और ये बेसिकली सब्सटेंस है जो हमको बेसिकली क्या करना है, हीट करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था हाई रेजिस्टेंस पाउडर यूज करते हैं, तो यहाँ देखिए ये हाई रेजिस्टेंस पाउडर यूज कर रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस पाउडर यहाँ पे यूज करना है। और ये बेसिकली क्या करता है कि जिससे चार्ज के बीच में कोई शॉर्ट सर्किट कंडीशन डेवलप ना हो। तो ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है। ये पर्टिकुलर डायग्राम मैंने मिस्टर विजय बलू रास्कर का स्लाइड शेयर में पीपीटी था वहां से लिए, क्योंकि काफी इंटरप्रिटेशन इस पर्टिकुलर स्लाइड का अच्छा है, और ये जो डायग्राम है इससे हमको एक इंटरप्रिटेशन मिल रहा है, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर डायग्राम को अपनी डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की प्रेजेंटेशन में लिया हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का इंटरप्रिटेशन आप समझ ही रहे होंगे कि जो सब्सटेंस होगा, ठीक है, जो सब्सटेंस होगा और जो सोर्स होगा, सोर्स हमेशा हम लोग सोर्स क्या मानते हैं, हमारा क्या होगा, या तो इलेक्ट्रोड होंगे या तो कोई हीटिंग एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो सोर्स है हमारा और जो सब्सटेंस है, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, तो मतलब नो डायरेक्ट कांटेक्ट। बेसिक इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर सेगमेंट की यही है कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा सोर्स और सब्सटेंस के बीच में। इसका मतलब हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों मोड से होगा, बट डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो कन्वेक्शन और रेडिएशन का ज्यादा रोल प्ले यहाँ पे होगा। आइए कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के, और उससे हमको आइडिया लगेगा। देखिए यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी हीट जो हो रही है वो प्रोपोर्शनल किसके है, आई स्क्वायर और लॉसेस के प्रोपोर्शनल है, जूल्स हीटिंग लॉस है। और इससे क्या होगा, ये हीटिंग एलिमेंट हीट हो रहा होगा और वहां से हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, ये जो भी सब्सटेंस होगा या फिर जो भी चार्ज होगा उसको क्या करेगा, बेसिकली हीट करेगा। और ये इन तीनों तरीके से बेसिकली कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन फिनोमिनन से इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि if the heat transfer is by conduction, the resistor must be in contact with the charge, बट ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए ये जो इंक्लोजर है, हीट चैम्बर जो है, यहाँ पे बेसिकली अगर हीट ट्रांसफर देखा जाए तो रेडिएशन और कन्वेक्शन फिनोमिनन से ही हो रहा है। ठीक, अगर इंडस्ट्रियल पर्पस में देखा जाए कहाँ पे ये यूज होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंडस्ट्रियल पर्पस में काफी प्रोमिनेंस है इसका। और अभी मैं इसके आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल पर्पस में कहाँ पे यूज होता है। बट अभी सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है वो बेसिकली किस तरीके से होती है और उसका फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन लेते हुए ये देखिए डायग्राम आपके सामने है जहाँ पे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में बात हो रही है। और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स है और जो सब्सटेंस है उनमें आपस में किसी भी तरीके का कोई टच नहीं है। तो ये हमारा सप्लाई, यहाँ से हमको सप्लाई मिल रही है, और ये हमारे हीटिंग एलिमेंट्स हैं, ये दोनों हीटिंग एलिमेंट्स हैं आपके। और ये देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट में चार्ज के नहीं है। जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट चार्ज के में नहीं है तो हम इनको बोल सकते हैं इट इज द केस ऑफ इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, ये केस किसका है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, कुछ हम लोग हाई रेजिस्टेंस पाउडर की जरूरत, अगर आप देखेंगे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग वाले केस में तो वहां पे हाई रेजिस्टेंस पाउडर की जरूरत थी, बट यहाँ पे ऐसा शॉर्ट सर्किट कोई कंडीशन बन नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस पाउडर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये जो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है, इसके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एक एडवांटेज ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल की फैसिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल की फैसिलिटी है। और अगर इसके एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस ओवन में इसका एप्लीकेशन बहुत प्रोमिनेंट है। रेजिस्टेंस ओवन में इसका एप्लीकेशन क्या है, बहुत प्रोमिनेंट है। और रेजिस्टेंस ओवन को भी अगर पढ़ा जाए तो इसकी डिटेल एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज होते हैं। ठीक, बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो ये रेजिस्टेंस ओवन होते हैं एक तरीके के रेजिस्टेंस फर्नेस होते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं। या तो ये लो टेम्परेचर के होंगे, लो टेम्परेचर का मतलब क्या है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर की रेंज लो टेम्परेचर में आएगी वो 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगी। और या तो क्या हो सकती है, ये मीडियम टेम्परेचर रेंज के होंगे। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस ओवन के एप्लीकेशन में ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ड्राइंग, वार्निश कोटिंग में यूज होते हैं, और हार्डनिंग ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स में यूज होते हैं। और कॉमर्शियल रोल अगर देखे जाए और डोमेस्टिक हीटिंग के रोल देखे जाए तो वहां पे भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और मैंने अभी आपसे बात की थी
कि जब हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये नॉन फेरस मेटल्स को मेल्ट करने के लिए स्टोव एनीलिंग, जहाँ पे हार्डनिंग को घटाया जाता है, वहां पे यूज होते हैं। ठीक, टेम्परेचर रेंज इनकी 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है जब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। तो रेजिस्टेंस ओवन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डिमार्केशंस और डिस्टिंक्ट पॉइंट दोनों डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के लेके कंसीडर करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए दो केसेस हैं, इलेक्ट्रोड बॉयलर इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, और तीसरा मैंने आपको बताया था सॉल्ट बाथ फर्नेस। तो इसका सॉल्ट बाथ फर्नेस यहाँ पे क्या होता है, हाईली एफिशिएंट सिस्टम है। एक बस इसका ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो सकता है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये इसका क्या है ड्रॉबैक है। अदरवाइज सब इसके क्या है एडवांटेजेस है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। बट इन डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होगा, यहाँ पे हाईली रेजिस्टिव मटेरियल यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट का, जो कि एक पर्टिकुलर ओवन के इनसाइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आई स्क्वायर आर लॉसेस का कॉन्सेप्ट है। मोड ऑफ ट्रांसफर देखा जाए तो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन से होती है। कन्वेक्शन और रेडिएशन से में ज़्यादा कन्वेक्शन और रेडिएशन का ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो रूम हीटर्स हैं, डोमेस्टिक कॉमर्शियल कुकिंग है, और हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स है। ठीक, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हीटिंग का ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है। अब मैंने आपसे कहा था कि अभी एक तीसरी कैटेगराइजेशन है, उसको जानना जरूरी है। और वो जो तीसरी कैटेगराइजेशन है वो बेसिकली हमारी है इंफ्रारेड। इसी कैटेगराइजेशन हमारी है इंफ्रारेड, और दूसरा नाम इसका है रेडिएंट हीटिंग। इंफ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग। इंफ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये इसकी जो टेम्परेचर रहती है वो लो टेम्परेचर रेंज और मीडियम टेम्परेचर रेंज दोनों के लिए इंफ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग हमारा बेसिकली यूज होता है। इंफ्रारेड में बेसिकली यहाँ पे जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट। जो हीटिंग एलिमेंट यहाँ पे यूज होता है वो बेसिकली क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है, टंगस्टन फिलामेंट का बना हुआ होता है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर इंफ्रारेड रेडिएंट हीटिंग में टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर की रेंज 2300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, ठीक है, 2300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोपोर्शन है इंफ्रारेड रेडिएशन का, ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। और रेडिएंट हीटिंग का एक एडवांटेज ये भी है कि जो हीट एब्जॉर्प्शन होती है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि हीट एब्जॉर्प्शन होती है, हीट एब्जॉर्प्शन होती है वो भी क्या होती है अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है। ठीक, तो ये बेसिक इसके एडवांटेजेस हैं इंफ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग के। और बस इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो बेसिकली देखा जाए सोर्स जो होता है और जो सब्सटेंस में हमको करना रहता है वो बेसिकली रेडिएशन फिनोमिनन से होती है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है रेडिएशन फिनोमिनन से होता है। ठीक, रेडिएशन फिनोमिनन से, ये चीज ध्यान रखिएगा, रेडिएशन फिनोमिनन से ही होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सोर्स और सब्सटेंस के बीच में रेडिएशन फिनोमिनन से ही हमारा हीट ट्रांसफर होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। बट अगर इसको इंफ्रारेड रेडिएंट हीटिंग को अगर हम लोग कोई अगर आपसे पूछे कि इसको कंपेयर करिए रेजिस्टेंस ओवन से, तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस ओवन में हीट ट्रांसफर अगर देखा जाए तो वहां पे कन्वेक्शन फिनोमिनन और रेडिएशन फिनोमिनन दोनों होता है। बट यहाँ पे इंफ्रारेड में खाली रेडिएशन फिनोमिनन, ओनली रेडिएशन फिनोमिनन से ही हीट ट्रांसफर हमारा होता है। ठीक, तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कंसीडर करते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग में। आई सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे किया जाए। टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग कैसे किया जाए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ रेजिस्टेंस
हीटिंग कैसे किया जाएगा ये? तो देखिए, हमको ये मालूम है, जूल्स लॉ से हम जानते हैं कि जो हीट है दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई 4200, और यूनिट क्या है इसकी? किलो कैलोरी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? अगर हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, अगर हमको टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, तो या तो हम क्या करें, रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस है एलिमेंट का वो चेंज कर दें, रेजिस्टेंस जो एलिमेंट का है उसको चेंज कर दें। ठीक, तो अगर रेजिस्टेंस एलिमेंट का चेंज करते हैं तब भी टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। और ऐसा हम लोग आमतौर पर रेजिस्टेंस फर्नेस में करते ही हैं। या तो हम क्या कर दें, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर दें, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को भी इसको क्या कर दें, वेरी करा दें, तब भी हम लोग देखा जाए तो टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। जब अप्लाई वोल्टेज को वेरी कराएंगे तो सीधी सी बात है, करंट की वैल्यू बढ़ सकती है या करंट की वैल्यू घट सकती है। ठीक है, तो ये भी चीज है, बढ़ा भी सकते हैं करंट को और घटा भी सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि सप्लाई जो आ रही है, सप्लाई जो आ रही है इसको ड्यूटी साइकिल के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें। मतलब स्विचिंग का कॉन्सेप्ट लिया है, और स्विचिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि सप्लाई को ड्यूटी साइकिल से हम लोग क्या कर दें, इंटरप्रेट कर लें कि सप्लाई कुछ देर ऑन रहेगी, फिर सप्लाई कुछ देर क्या होगी, ऑफ रहेगी। तो यहाँ पे सप्लाई की स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ को कंसिडर करके उसकी ड्यूटी साइकिल को वेरी करके हम लोग टेम्परेचर को वेरी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, और एज सच मुझे लगता है कि बाकी जो भी कंसिडरेशन है, जो भी आप देख रहे होंगे वहां पे तमाम वर्ड्स यूज हो रहे होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कर लें, तो ये भी इसका रीजन है। टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर से भी सप्लाई चेंज कर सकते हैं, टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। और या फिर कुछ लोग कहेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर, तो इंटरप्रिटेशन सब सेम ही है, ये सप्लाई वोल्टेज को कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का भी वर्ड यूज हो सकता है। ठीक, कुछ लोग कहेंगे कि इंडक्शन रेगुलेटर यूज कर लीजिए सप्लाई वोल्टेज को चेंज करने के लिए, तो इंडक्शन रेगुलेटर भी ठीक है, ये भी इसका एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं और टेम्परेचर कंट्रोल करने के। और अगर आपको फर्दर कंसिडरेशन लेना है या रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाना है, बढ़ाना है, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो रेजिस्टेंस एलिमेंट है, अगर इसको हमको वेरी करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस को क्या लगा सकते हैं, पैरेलल में लगा सकते हैं। ठीक, मल्टीपल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा सकते हैं। तो जब मल्टीपल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे तो हमारा ये अगर हीट देखा जाए तो ये क्या होगी, वी स्क्वायर बाई आर होगी। ठीक, अब यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मान लो एन रेजिस्टेंस हमारे क्या है, पैरेलल, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर बाई एन। तो यहाँ पे हम आप देखेंगे कि ये हीटिंग जो हीट ऑब्टेन हो रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। इसी तरीके से हम लोग सीरीज के कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के यूज कर सकते हैं। सीरीज के कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो हीट हमारा यहाँ पे देखेगा जाएगा तो क्या होगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, बट ये फैक्टर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन से, क्योंकि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, सीरीज। तो रेजिस्टेंस एलिमेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज को मैंने तरीके बता दिए चेंज करने के। और इसी तरीके से हम लोग ओवरऑल टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग में। ठीक, थ्री फेज का अगर कंसिडरेशन लिया, ये सिंगल फेज का, और थ्री फेज का कंसिडरेशन लिया जाए, वहां पे टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करा जाएगा, तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट वही है, वहां पे स्टार डेल्टा अरेंजमेंट होता है, स्टार डेल्टा अरेंजमेंट को मैनेज करके हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम लोग थ्री फेज का कंसिडरेशन लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने देखिए सबसे पहले आपको ये बताया कि रेजिस्टेंस हीटिंग दो तरीके की होती है बेसिकली, जो कि एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एक तीसरी कैटेगरी बताई जो कि बेसिकली क्या थी, इंफ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग। और इस जो इंफ्रारेड रेडिएंट हीटिंग में बेसिकली हमने ये बताया कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो खाली रेडिएशन फिनोमिनन के कारण होता है। ठीक, टंगस्टन फिलामेंट का यूज होता है। और दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के मैंने आपको ये भी बताया
कि जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है वहाँ पे यूनिफॉर्म हीटिंग मिल सकती है, बट वहाँ पे क्या ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल की फैसिलिटी नहीं है। बट इन डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हमारे पास ये फैसिलिटी है, हम ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। So this is all about the resistance heating section, and if you find any doubt or any sort of slip in this particular video or any correction, or if you know some sort of important concepts related to resistance oven, please do discuss. And just a home assignment for you, you have to just understand a word which I am giving you, a buzzword. You have to understand this word, what does it means. Okay, what does this word basically means when we talk about resistance oven? Okay, so if you get an answer, please do reply on the comment box. So thanks for watching, have a good day, God bless you all.